गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी यूनिट फर्स्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो लेंगे। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो कठोर अम्ल हैं वे अणु परमाणु आयन होते हैं जिनका कि आकार छोटा होता है, और अगर आकार छोटा होगा तो उनका जो धनावेश होगा वो अधिक होगा, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं होता है, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन घनत्व ध्रुवित या पोलराइज या डिफॉर्म नहीं होता है तो इसका मतलब है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उसे डिफॉर्म नहीं कर सकते तो वो आसानी से आपसे पोलराइज नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं H+ आयन, हल्के क्षार धातु आयन, या हम M+ बोल दें। क्षार धातु जितने भी हैं ऊपर वाले जो हल्के होते हैं उन सबको इस कैटेगरी में रखा गया है। Ti+4, Cr+3, Cr+6 ये कुछ एग्जाम्पल हैं ये जो सभी कठोर या हार्ड एसिड के जैसे रिएक्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है कि सॉफ्ट एसिड कौन से यौगिक होंगे या कौन से परमाणु होंगे। इनमें हम उन ग्राही परमाणुओं की या आयनों के बारे में बात करते हैं जिनका आकार बड़ा होता है। अगर आकार बड़ा है तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा अथवा ज़ीरो होती है। इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित होने वाला नहीं होता है। अगर किसी का भी पोलराइजेशन आसानी से या डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं होता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके लास्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक अभ्र पे कंट्रोल बहुत कम होता है, और अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा तो उसका डिफॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में उनके संयोजकता कोश में अबंधी p अथवा d इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस विन्यास नहीं होगा। इस कंडीशन में इनका अक्रिय गैस विन्यास नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। मिथाइल मरकरी को अगर आप देखेंगे तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है। प्लैटिनियम+2, प्लैडिनियम+2, Ag+1, Au+1, Ag+2, कैडमियम+2, इन सभी में आप देखिए इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बहुत कम है, या तो +1 है या +2 है। इसी तरीके से सेकंड जो कैटेगरी है वो है कठोर क्षार और मृदु क्षार की। कठोर क्षार में हम उनको रखते हैं जिनके अंदर दाता परमाणु का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवण नहीं होगा। इस कैटेगरी में भी उनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उनका आप आसानी से उसका डिपोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं। दाता परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बहुत अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने का मतलब ही यही है कि उसका आकार ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के रख सके। उसी कंडीशन में आप उसका पोलराइजेशन भी नहीं कर सकेंगे। इसके एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, अमोनिया, RNH2 और H2O। अब सेकेंड लास्ट कैटेगरी है वो है मृदु क्षार की। इसके अंदर दाता परमाणु का आकार बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो आती है वो बहुत कम आएगी। जिनकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम आएगी उनका आकार डेफिनेटली बड़ा ही होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है आयोडीन नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO और CSN नेगेटिव। ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि सॉफ्ट बेसिस में कंसिडर की गई हैं। इसके बाद की जो सॉफ्ट एसिड और इनके क्लासिफिकेशन के बाद प्रियसन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसे कि हम HSB प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत अम्ल क्षार के मध्य बनने वाले संकुल यौगिकों के तुलनात्मक स्थायित्व के विषय में गुणात्मक अनुमान प्रस्तुत करता है। मतलब इस सिद्धांत से आप किसी का कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी का एनालिसिस भी कर पा रहे हैं कि किस तरफ वो रिएक्शन होगी और कितनी मात्रा में होगी। अगर आप उसके
स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर निकालेंगे वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कौन ज़्यादा हार्ड है और कौन ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि इस वाले प्रिंसिपल में वही दो चीज़ें बनेंगी जो हार्ड से बन रही हो और सॉफ्ट से बन रही हो। तो इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि हम जिन दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, और इसमें बनने वाली जो रिएक्शन होती है उसकी क्वांटिटी से हम उसके गुणात्मक अनुमान भी लगा लेते हैं। दूसरी बात होती है कि बंध बनाने हेतु कठोर अम्ल कठोर क्षार को तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार को वरीयता देता है। इस वरीयता के कारण ही उनका यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसका गुणात्मक क्वांटिटी जो आएगी वो ज़्यादा आएगी। इसे एक सामान्य अनुष्ठान नियम भी कहा जाता है, जो इसका उपयोग करने वालों को गुणात्मक रूप से अम्ल क्षार संकुल की तुलनात्मक स्थायित्व का अनुमान लगाने में मदद करता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, H3Hg+2 + BH3 पॉजिटिव। इस रिएक्शन में जो बनने वाले हैं वो H3HgB+ + H पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पर जो कठोर अम्ल है वो H+ है और मृदु जो अम्ल है वो H3Hg++ है। मिथाइल मरकरी जो है वो मृदु कैटेगरी में है और H+ आयन जो है वो हार्ड कैटेगरी में है। कि अब इन दोनों के बीच में अगर ये एक हमने दो ले रखे हैं, एक तरफ हमने मृदु ले रखा है एक ही रिएक्शन में और एक हार्ड ले रखा है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड यानी कि बाईं ओर जा रही है तो इस कंडीशन में हमें कठोर क्षार, इस अभिक्रिया को अगर हमें बाईं ओर कठोर क्षार मिलेगा तो ये रिएक्शन डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हमें मृदु क्षार दाईं ओर ले जाएगा, क्योंकि हमारा जो मृदु अम्ल है वो ऑलरेडी दाईं ओर या बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेजेंट है। अगर हमें उस तरफ जाने पर मृदु क्षार नहीं मिल रहा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्लों को ही वरीयता देगा। इसलिए अगर कठोर क्षार कठोर अम्ल को वरीयता देगा तो ये फॉरवर्ड जाएगी, और अगर मृदु क्षार मृदु अम्ल को वरीयता देगा तो ये बैकवर्ड आएगी। इस प्रकार हम मृदु क्षार और मृदु अम्लों के बीच की वरीयता को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ वरीयता होने के कारण यहाँ पर जो भी यौगिक होगा वो अपने जितने भी रिएक्टेंट इसमें भाग लेंगे उनमें सिर्फ उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी जो एक जैसी कैटेगरी के हों, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मृदु हो, और उन्हीं के बीच में स्टेबिलिटी पाई जाएगी।